ये कहानी पारुल की है। पारुल जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। कहते हैं कि सौतेली माँ कभी अपनी माँ जैसी नहीं होती, लेकिन अगर किसी को सौतेली सास मिल जाए तो उसका क्या होगा। ऐसी ही कुछ कहानी पारुल की है। पारुल शादी के बाद जब पहली बार ससुराल गई, तभी उसकी सौतेली सास मीनाक्षी ने उसके साथ अपना सौतेला व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, कितना आराम करोगी? ये कोई तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम इतना आराम करोगी। आराम करने के लिए तुम्हें इस घर में नहीं लेकर आई हूँ मैं। जल्दी उठो और काम में लग जाओ। तभी पारुल का पति मुकेश कहता है, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी उसको ससुराल आए हुए ठीक से 12 घंटे भी नहीं पूरे हुए हैं और आपने अपनी असलियत दिखानी शुरू भी कर दी। मेरे सामने तू तो चुप ही रहा कर। जैसे मुफ्त की खाने की आदत तुझे लग गई है, वैसे ही तू इसको लगाना चाहता है। तुम दोनों के दोनों कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर मेरे घर में रहना है ना, तो तुम दोनों को मेरे हिसाब से चलना होगा। समझ में आई बात? ऐसा कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। मुकेश की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सौतेली माँ के आगे कुछ बोल सके, इसलिए वो चुपचाप रहता है। मीनाक्षी के जाने के बाद पारुल अपने पति से कहती है, मुकेश जी, आपकी माँ हम दोनों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? उन्होंने आपसे जिस तरह बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ पारुल, और मैं तुमसे सच्चाई छुपाने के लिए भी माफी चाहता हूँ। दरअसल ये मेरी सौतेली माँ है और शुरू से मेरे लिए इनका व्यवहार ऐसा ही रहा है। बुरा मत मानना, धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब चीजों की आदत पड़ जाएगी। पारुल को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। परिस्थितियों का सामना तो उसे करना ही था। इसी तरह एक दिन, बहू, ओ बहू, सुन रही हो या तुम्हारे कान में कुछ चला गया है? माफ कीजिएगा मम्मी जी, गैस पर दूध चढ़ा हुआ था, इसलिए आने में जरा देर हो गई। हाँ हाँ ठीक है, और बहाने नहीं सुनने मुझे। मैंने तो तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि आज रात के खाने पर मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं। रात को उनके लिए पनीर के पकोड़े और पनीर के पराठे बना देना। ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं रात को उनके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। अपनी सास की बातों को मानकर बेचारी पारुल सुबह से ही तैयारी में लग गई। शाम को जब वो लोग घर आए तो पारुल ने चाय के साथ पनीर के पकौड़े नाश्ते के लिए दे दिए। उन लोगों ने सारे पनीर के पकौड़े खा लिए। ये सब देखकर पारुल धीरे से मुकेश से बोली, तुम्हारे मामा मामी और उनके बच्चे तो जैसे 2 दिनों से भूखे आए हैं, सारे पनीर के पकौड़े खा गए। हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। चुप रहो पारुल, अगर माँ ने सुन लिया तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। उसके बाद पारुल ने पनीर के पराठे बनाए तो उस पर भी वो लोग भुक्कड़ की तरह टूट पड़े। मुकेश और पारुल के लिए कुछ भी नहीं बचा। खा पीकर वो लोग रात में ही खिसक लिए। अरे बहू, बर्तन में क्या झांक रही है? चुपचाप से सारे बर्तन धोकर सो जाओ। मम्मी जी, हमारे लिए बिल्कुल खाना नहीं बचा, वही देख रही हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बड़ी दूध की धुली हो। तुमने तो कुछ खाया ही नहीं होगा। आधा तो तुम बनाते बनाते खा गई होगी। वो मेरे मायके वाले खाते ही कितना है। चिड़िया जैसी भूख है उन लोगों की। अब ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। सुबह का कुछ रखा होगा, खाकर सो जाओ। पारुल अपने कमरे में आकर रोने लगती है। चुप हो जाओ पारुल, मैं जानता हूँ कि पूरे दिन मेहनत करने वाली को जब समय से खाना ना मिले तो कितनी तकलीफ होती है। देखो, एक पराठा मैंने चुपके से तुम्हारे लिए बचा लिया था, यही खाकर सो जाते हैं। रात को वो दोनों बेचारे वही खाकर सो जाते हैं। कई दिन बाद पारुल अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मेरे मायके वाले आज मुझसे मिलने आ रहे हैं। खाने में क्या बनाऊं? क्या? तुम्हारे घर वाले घर से खाना खाकर नहीं आ सकते? अब उनकी खातिरदारी का खर्चा अलग से होगा। चुपचाप से सादी रोटी और दाल बना लेना। क्या सिर्फ दाल रोटी? अरे तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे तुम्हें करंट लग गया हो। अपनी सास की बात सुनकर पारुल बहुत परेशान हो जाती है और मन में सोचने लगती है, अपने मायके वालों के लिए तो पनीर के पराठे बनवाए थे और मेरे मायके वालों के लिए कह रही है कि दाल रोटी बना लो। इतना ज्यादा भेदभाव, वो लोग क्या सोचेंगे कि पहली बार वो मेरे ससुराल आए और मैंने उनकी ठीक से खातिरदारी भी नहीं की। ऐसा सोचकर पारुल रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी और किचन में जाकर दुर्गा माँ को याद करने लगी। हे दुर्गा माँ, मैं तो रूखा सूखा खाकर भी रह लूंगी, लेकिन घर आए मेहमान को मैं अच्छा खाना भी नहीं खिला सकती। पारुल ने इतना कहा तभी उसने देखा कि उसके सामने रखा तवा उछल रहा है। पारुल थोड़ा सा घबरा गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो जल्दी जल्दी पतीले में दाल चढ़ाकर आटा गूंदने लगी। तभी उसके रिश्तेदार आ गए। पारुल ने नाश्ते में उन्हें खाली चाय ही दे दी और रोटी बनाने लगी।
तभी उसके मन में ख्याल आया, पनीर का ना सही आलू का पराठा ही बनाने कह दी थी सासू माँ तो कितना ठीक रहता। पारुल के ऐसा कहते ही तवे पर रखी रोटी आलू का पराठा बन जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार है, ये तो आलू का पराठा बन गया। मैंने तो इस पर सादी रोटी रखी थी। पारुल हैरान थी लेकिन साथ में बहुत खुश भी थी, इसलिए क्योंकि वो अब अपने मायके वालों को आलू के स्वादिष्ट पराठे खिला पाएगी। जब उसने दाल के साथ अपने मायके वालों को आलू के पराठे परोसे तब उसकी सास ने ये सब देख लिया और उसे बहुत गुस्सा आया। जैसे ही पारुल के मायके वाले घर गए, मीनाक्षी ने घर में तांडव मचा दिया। घर में इतनी तंगी चल रही है, वो सब जानते हुए भी अपने मायके वालों को आलू के पराठे बनाकर खिला रही है। पता भी है मार्केट में घी का दाम कितना बढ़ गया है। दाल आटे का भाव जिस दिन पता चल गया, नमक से रोटी खाओगी। बस करो माँ, आपने भी तो अपने मायके वालों को पनीर के पकौड़े और पनीर के पराठे खिलाए थे, तब महंगाई कहाँ चली गई थी। वाह बेटे, तेरी भी बहुत लंबी जुबान हो रही है। जो रुका गुलाम जो ठहरा। अब तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अपनी पत्नी को लेकर निकल जा इस घर से, समझा। ठीक है माँ, हमें भी हर समय तुम्हारी जली कटी सुनने का कोई शौक नहीं है। चलो पारुल, इस घर से चलते हैं। जाओ जाओ, सुना किसे रहे हो। और हाँ, ध्यान रखना, घर से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, हम कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन रसोई में रखा तवा दे दीजिए ताकि हम उस पर रोटी सेक कर खा सके। मीनाक्षी बहुत खुश हुई कि वो लोग केवल एक तवे से मान गए। उसने पारुल को तवा ले जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद पारुल और मुकेश तवा और अपने कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गए। रात भर वो लोग भूखे प्यासे फुटपाथ पर पड़े रहे। अगले दिन दोनों के पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगे। फिर पारुल ने कहा, सुनो जी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हमारे पास पैसे भी नहीं है, अब हम खाना कहाँ से खाएंगे। अरे मैं तो भूल ही गई, हमारे पास वो जादुई तवा भी तो है। पारुल और मुकेश ने सड़क के किनारे कुछ लकड़ियाँ बीनकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और 2 ईंट रखकर कुछ लकड़ियाँ जलाकर तवा रख दिया और कहने लगी, जब मैंने इस पर साधारण आटे की रोटी डाली थी तो वो आलू का पराठा बन गया था। क्यों न मैं इस पर मिट्टी की रोटी बनाकर सेकूं, देखती हूँ क्या बनकर तैयार होता है। पागल हो क्या, मिट्टी की भी कोई रोटी बनती है। पारुल ने तवे पर मिट्टी की रोटी बनाकर रख दिया। उसने देखा वो आलू का पराठा बन गया। ये देखकर पारुल खुशी के मारे उछल पड़ी और बोली, ये देखो मुकेश, ये भी आलू का पराठा बन गया। हे दुर्गा माँ, ये तुम्हारी कैसी लीला है। दोनों ने आलू का पराठा खाया और सोचने लगे कि क्यों ना वो इसी तरह आलू का पराठा बेचने का काम शुरू कर दें। उसके बाद दोनों ने मिलकर आलू के पराठे बेचने शुरू कर दिए। 6 महीने बाद पारुल ने मुकेश से कहा, मुकेश, माता रानी की कृपा से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब हम कब तक इस तवे से काम लेते रहेंगे। अब हम आटा और आलू खरीदने के लिए सक्षम हैं। अब हमें इस तवे का उपयोग बंद कर देना चाहिए। हाँ पारुल, अब हमारे पास झोपड़ी नहीं अपना घर है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हमें ये तवा अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोनों की बात सुनकर तवा खुशी से उछलने लगा। उसके बाद मुकेश और पारुल हाथ जोड़कर बोले, हे जादुई आलू का पराठा देने वाले तवे, अब हम तुम्हारी मदद के बिना काम करना चाहते हैं। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। आज से हम मेहनत से काम करेंगे। तभी वो तवा एक दुर्गा माँ का रूप ले लेता है और फिर दुर्गा माँ कहती है, तुम दोनों बहुत ही सच्चे और ईमानदार हो। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस तवे का इस्तेमाल तुमने अपने लालच के लिए नहीं किया। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा काम खूब फले फूलेगा। इसी तरह ईमानदारी से काम करना। ऐसा कहकर दुर्गा माँ और वो तवा दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। पारुल और मुकेश अब खुशी खुशी आलू का पराठा बनाकर बेचने लगे। उनकी तरक्की देख मीनाक्षी भी उनके पास आ गई और वहीं उनके साथ बड़े प्यार से रहने लगी। आलू का पराठा देने वाले जादुई तवे ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया। सौतेली माँ और जादुई फ्रॉक। भरतपुर गांव में निधि अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। निधि की माँ को मरे अभी 2 साल ही हुए थे कि इस बीच निधि के पिता ने शीला से दूसरी शादी कर ली। शीला से शादी करने के बाद निधि के पिता अक्सर काम से बाहर रहने लगे, जिसका फायदा उठाकर शीला निधि पर बहुत जुल्म किया करती थी। शीला की एक बेटी भी थी जिसका नाम नेहा था। निधि के पिता को साल में 1 बार मौका मिलता था अपने परिवार से मिलने का, इसलिए वो हर महीने शहर से ही पैसे भिजवाते रहते थे। अपने पति के भिजवाए हुए पैसों से शीला अपनी बेटी नेहा के साथ बहुत ऐश करती थी। वो अपनी बेटी नेहा के साथ शॉपिंग पर जाती थी, पर कभी भी निधि को लेकर नहीं जाती थी।
वो हमेशा निधि से घर का काम करवाती रहती थी। निधि, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। ये सुनकर निधि खुश हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म कर लेती हूँ। किसने कहा कि तू भी जा रही है? तू अपना आराम से काम खत्म करना। मैं और नेहा जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। मैं और नेहा खाना खा कर ही आएंगे। फ्रिज में रात का खाना पड़ा हुआ है, वो खा लेना तुम। इतना कहकर शीला नेहा को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। निधि चुपचाप अपने घर का सारा काम खत्म कर बासी खाना खा लेती है। ऐसे ही निधि अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन किचन में खाना बनाते समय निधि के हाथ से गलती से फर्श पर तेल गिर जाता है। अरे अरे नहीं, तेल गिर गया। पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद फर्श साफ कर दूंगी। निधि रोटियां बना ही रही थी, इतने में ही उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी यहाँ भूख से जान निकल रही है, मेरे लिए जल्दी रोटी लेकर आओ। बस अभी लाई। इसके बाद निधि नेहा के लिए फटाफट रोटियां ले जाती है और बाद में वो फर्श साफ करना भूल जाती है कि तभी शीला का पैर फर्श पर पड़े तेल पर जाता है और शीला जोर से जमीन पर गिर जाती है। हाय दैया, मर गई, मेरी कमर टूट गई। किस कलमुही ने फर्श पर तेल फेंक रखा था? शीला की आवाज सुनकर नेहा और निधि फौरन वहाँ पहुँचते हैं। हाय राम, जल्दबाजी में मैं तो फर्श पर गिरा तेल साफ करना भूल ही गई। तभी शीला उठ खड़ी हुई और निधि से बोली, क्यों रे, मुझे मारने का प्लान बनाया था क्या तूने? शीला इतना बोलकर निधि को बहुत मारती है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। नेहा बेटा, तैयार हो जाओ, हम पहले डॉक्टर के पास जाकर मेरे कमर की दवाई लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें नई फ्रॉक दिलाकर लाऊंगी। और तू कलमुही, घर का सारा काम हो जाना चाहिए और जल्दी से फर्श भी साफ कर दे। उसके बाद शीला नेहा के साथ फिर से शॉपिंग करने निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर निधि अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद शीला और नेहा भी घर पर आ जाते हैं। ये देख निधि, माँ मेरे लिए कितनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई है। नेहा के पास नए नए कपड़े देखकर निधि का मन अंदर से दुखी हो जाता था, क्योंकि निधि को केवल त्योहार पर ही नए कपड़े मिलते थे। निधि अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, जब से तुम गई हो पिताजी के पास तो समय ही नहीं है मेरा हाल पूछने के लिए। मेरा भी बहुत मन करता है नई फ्रॉक पहनने का। माँ और नेहा रोज शॉपिंग पर जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लेकर ही नहीं जाते और ना ही मेरे लिए कुछ लेकर आते हैं। मैंने कुछ कहा तो मेरी पिटाई लगा देते हैं। मुझे भी आपके पास आना है माँ। ये कहते कहते निधि सिसक कर सो गयी। जब सुबह निधि की आँख खुलती है तो देखती है कि उसके सर के पास एक सुंदर सी फ्रॉक रखी है और उस फ्रॉक पर एक रत्न जड़ा हुआ है। अरे ये किसकी फ्रॉक है? दिखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये मेरी तो नहीं हो सकती। कि तभी निधि के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट होती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। कहाँ थी तुम माँ? इतने दिनों से मुझे अकेला छोड़कर कहाँ थी? मैं तेरे पास ही रहूंगी बेटी, बस कुछ कारणों की वजह से मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। ये फ्रॉक मेरा उपहार समझकर रख लेना। इस फ्रॉक में ये जो रत्न तुम्हें दिखाई दे रहा है वो रत्न जादुई है। कोई भी अगर गलत मंशा से तुम्हारी फ्रॉक को छूने की कोशिश करेगा तो उसके मन में बुराई खत्म होकर अच्छाई जाग जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहो। मैं तो हर जगह मौजूद हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी नई माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है, मैं जानती हूँ। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना बोलकर निधि की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन निधि उस फ्रॉक को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। वो फ्रॉक पहनकर निधि घर के काम कर रही थी कि तभी नेहा की नजर निधि की फ्रॉक पर जाती है। ए निधि, ये फ्रॉक मुझे दे दो, इतनी सुंदर फ्रॉक तुम्हारे ऊपर जच नहीं रही। नहीं नेहा, ये फ्रॉक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि ये फ्रॉक मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी शीला भी वहाँ आकर कहती है, मेरी बेटी को जो पसंद आ गया वो मैं उसके नाम कर देती हूँ, तो तेरी ये फ्रॉक क्या चीज है? जल्दी से फ्रॉक उतार कर मेरी बेटी को दे दे, वरना तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा। निधि डर जाती है, लेकिन फिर भी वो साहस नहीं खोती। नहीं माँ, बस आपसे एक ही विनती है कि आप मुझसे ये फ्रॉक मत लो। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, अभी बताती हूँ। ये कहती हुई शीला निधि की फ्रॉक को हाथ लगाती है। फ्रॉक को हाथ लगाते ही शीला को जोरदार करंट लगता है और जोर जोर से रोने लगती है। अब आपको क्या हुआ माँ, आप क्यों रो रही हो? मुझे माफ कर दे निधि बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। मैं एक पापी औरत हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए।
तभी निधि समझ जाती है कि ये फ्रॉक का ही कमाल है, लेकिन नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप ये क्या कह रही हो माँ? अब समझी। निधि तूने ही कोई काला जादू किया है ना? बोल क्या किया तूने मेरी माँ पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी नेहा भी निधि के फ्रॉक को हाथ लगा देती है और वो भी रोने लगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने कभी भी आपको बहन नहीं समझा, लेकिन आज के बाद मैं हमेशा आपसे मिलकर रहूंगी। मैं बहुत पापी इंसान हूँ। इतने में श्यामलाल भी घर आ जाता है। वो नेहा और शीला को रोता हुआ देखकर बहुत हैरान था। वो निधि से कहता है, मैं तो अपने परिवार को खुश रखने के लिए पूरे साल बाहर रहता हूँ और मुझे ये चिंता सताती रहती थी कि कहीं ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हारी आंखों में आंसू ना ला दें। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है बेटी, तुमने ही इन्हें रुला दिया है। मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो चुका है पिताजी। अब आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ बिटिया, अब मैं यहीं रहकर काम करूँगा। फ्रॉक को छूते ही नेहा और शीला को उनकी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से शीला निधि को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और नेहा अपनी बहन की तरह निधि से हर चीज बांटकर इस्तेमाल करने लगी। धन्यवाद माँ, आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।